नमस्कार भाई सभी को, आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश विजन है पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारत में संविधान सभा के गठन का विकास सर्वप्रथम 1934 में वामन पंथी नेता M.N. राय द्वारा रखा गया था और वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। 1938 में किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कही थी। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया था और यह प्रस्ताव क्या कहलाया? अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो था उसे संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। यह क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेज तो दिया था, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था इन्होंने इसको अस्वीकार दिया था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया है, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। जो 93 सीटें ये तो देशी रियासतों की थी और जो 296 सीटें हैं ये प्रांतों की थी। ये ब्रिटिश सरकार के नियम की बात है। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किया जाना था। दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में है और ये नेक्स्ट है बलूचिस्तान। आगे है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी और 15 सीटें जो छोटे अन्य समूह थे उनको प्राप्त हुई थी।
कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, टोटल 296 थी। और मांग कितने की थी? 389 की। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई थी। संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। सच्चिदानंद है जो, इनको पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था और साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी, इसमें शामिल निम्नलिखित बातें थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न और भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेगी और स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की थी। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यदि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया था। किसने किया था? संविधान की प्रस्तावना ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। प्रथम है, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा था, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसमें 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण और दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण, मतलब कानून का निर्माण करना। तृतीय, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या थे? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की गई और 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गान को ग्रहण किया गया और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 में और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव था।
नेक्स्ट है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समिति क्या थी? ये बड़ी समिति और ये अध्यक्ष थे उनके संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। मूल अधिकार और उप समिति JB कृपलानी के पास थी। अल्पसंख्यक उप समिति ये HC मुखर्जी के पास थी और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी जो उसके जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां और फिर इनके अध्यक्ष। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति JB मावलंकर के पास थी और कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी इनके अध्यक्ष थे। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया इनके अध्यक्ष थे और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनर्निर्वाचन बम्बई से हुआ था। पहले बंगाल से, फिर बम्बई से। और इसके 7 सदस्य थे। वे कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी आयंगर ये इसके अध्यक्ष थे। अलाउद्दीन कृष्ण अध्यक्ष नहीं, इसके सदस्य थे। और अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और नेक्स्ट है TT कृष्णामाचार्य। 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात इनकी जगह DP खेतान की जगह पर TT कृष्णामाचार्य ने जगह ली थी। तृतीय वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत दी कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टल्ड बाय दी असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया था। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है: अम्मू स्वामीनाथन और देक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो मुस्लिम थी।
और सब अलग अलग धर्मों से थी। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, सीता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्करिनी। इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधानों में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4 क मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा और 14 क अधिकरण, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और 9 क है जो ये नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा और 9 जो ख है ये सहकारी समिति 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़े गए, जबकि भाग 7 के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरस्त कर दिया है। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसके व्यापक व विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक जो हमारे देश के थे और बाह्य जो और देशों से लिए गए हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है और न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग और आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान निर्माण में अनेक देशों के उपादान भी ग्रहण किए गए हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नियमता एवं अनियमितता का मिश्रण। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है और अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। फर्स्ट है विशेष बहुमत। कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत। विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्यतः बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है जन्म द्वारा, वंश कर्म द्वारा और रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूभाग के सम्मेलन द्वारा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर
HC उच्च न्यायालय और उसके बाद DC जिला अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। उसके बाद है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है और वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। संविधान की सर्वोच्चता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। उसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहाँ कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है और मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। आपात उपबंध क्या है? आपात उपबंध के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है और संविधान में भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन जो 356 में और वित्तीय आपात जो 366 आर्टिकल में है। पंथ निरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द को कहाँ से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है और साथ ही भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षणों जिनमें लिखित संविधान, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका तथा केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शामिल है, इन सभी को अपनाया गया है। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं।
भारतीय संविधान की विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध और स्वतंत्र निकाय और त्रिस्तरीय शासन, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली और अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, ये सब संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है नोटा 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण यह लिया गया। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।